हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी। इस वीडियो के अंदर हम सबसे अहम टॉपिक सीआरपीसी का सबसे अहम टॉपिक और बहुत ही मशहूर टॉपिक जो हर आम बंदे को इस चीज़ के बारे में पता होता है और हम अक्सर न्यूज़ में सुन रहे होते हैं, रोज़मर्रा लाइफ के अंदर सुन रहे होते हैं लोगों से, और वो है एफआईआर। ये एफआईआर यानी जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम कहते हैं, ये क्या भला है, ये क्या चीज़ है, इसका क्या मकसद है और इसका क्या किरदार है भाई हमारे इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। ठीक है, हम जब क्राइम की जो दुनिया है उसके अंदर एफआईआर एक अहम किरदार अपनी अदा करती है। किसी बंदे ने किसी का कत्ल कर दिया, अब आपने उसको सज़ा देनी है, तो भाई वो सज़ा का अमल कब कैसे शुरू होगा, कहाँ से शुरुआत की जाएगी, वो है एफआईआर। ठीक हो गया जी। अब इसका सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ भाई। पहली बात तो ये कि आपने ये लिखना है कि यार ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना हमारा, यानी जहाँ पे क्राइम होते हैं, क्राइम्स के अंदर लोगों को पकड़ा जाता है, उनको सज़ाएं सुनाई जाती हैं, उस सिस्टम का ये जनाब एक बेसिक कंपोनेंट है। सिविल केसेस का नहीं, क्रिमिनल केसेस का एक बेसिक और अहम बुनियादी तौर पे कंपोनेंट है। और हमारा जो सीआरपीसी है इसका एक सेक्शन है 154, उसके अंदर हमें इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कौन सा सेक्शन है, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, 154। ठीक है जी। दूसरा, ये जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है ना, प्रोसिक्यूशन की जाती है, आप अक्सर मूवीज में देखते हैं कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर रही है, खबरें पढ़ रहे हैं कि पुलिस इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और भाई ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तभी होती है जब एफआईआर होती है। सो एफआईआर एक्चुअली अपना बड़ा एक अहम रोल प्ले करती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ठीक है जी। और दूसरा, इसका मकसद क्या होता है यार? इसका मकसद ये होता है कि देखो, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, ये एक गाड़ी है। इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, धक्का लगाने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो क्या होती है? एफआईआर। ठीक है जी। दूसरा ये कि ये जो वर्ड है ना एफआईआर, यार ये ना एक्चुअली हमारे इस जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना सीआरपीसी, इसके अंदर कहीं लिखी नहीं हुई इसकी डेफिनेशन। क्योंकि हालांकि आपने जब भी ये अपना जब कानून पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत के अंदर ना पहले में ना डेफिनेशंस दी जाती हैं कि यार यहाँ पे इस कानून के अंदर जो जो वर्ड यूज़ होंगे उनकी डेफिनेशन क्या है। तो एफआईआर एक्चुअली कोई वर्ड यूज़ नहीं होता, लेकिन आम तौर पे हम एफआईआर का वर्ड यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर। अच्छा, जब हम डेफिनेशन देखते हैं भाई, डेफिनेशन है द इंफॉर्मेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर। हाँ जी, समझ गए? पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देना, उसको बताना। बेचारे पुलिस वाले मासूम होते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं होता, तो इनको चल के आपने बताना है। किसके बारे में बताना है? उनके बताना है कि यार ये एक जुर्म हुआ है भाई, ये गलत काम हुआ है। अच्छा जी, फिर जनाब वो पुलिस वाला आपकी बात सुन के उसको लिखेगा और लिख के आपसे साइन ले लेगा, और साइन लेके उसके बाद वो अपनी टोपी पहनेगा और जनाब पुलिस थाने से निकल के जनाब इन्वेस्टिगेशन करने चला जाएगा। ये एक्चुअली हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एफआईआर, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पहली इंफॉर्मेशन किसके बारे में? जुर्म के बारे में। किसको देना? पुलिस वाले को देना। फिर वो क्या करेगा? वो लिखेगा, उसको लिख के फिर क्या करेगा? आपको पढ़ के सुनाएगा। फिर क्या करेगा? फिर आपसे साइन करवाएगा, और फिर क्या करेगा? उसका रिकॉर्ड रखेगा। फिर क्या करेगा? फिर भाईजान वो उस जुर्म के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एफआईआर। अब ये जो एफआईआर, जो मैंने जो सारी चीजें अभी आपको बताई ना, ये एक्चुअली लिखी हुई हैं सेक्शन 154 के अंदर। लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन इन कोग्निजेबल केसेस। अब ये वर्ड आपके सामने आ गया ना, कोग्निजेबल। अब ये भला क्या है बताता हूं। ठीक है, रुको जरा, पहले जरा थोड़ा मैं समझाना, बस पहले ये समझो कि ये एक जुर्म है। अब इसमें लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कोग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ऑरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। यानी अगर कोई कोग्निजेबल जुर्म हुआ है तो आपने अगर उसको पुलिस वाले को ओरली बताया है, ज़बानी बताया कि यार भाई वो जो है ना मिकी माउस ने ना वो डोरीमोन का कत्ल कर दिया है, तो आपने ओरली बताया तो वो उसको लिखेगा। और अगर आप खुद लिख के गए हो तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर क्या करेगा?
वो जनाब आपको पढ़ के सुनाएगा और फिर आपसे दस्तखत करवाएगा। दस्तखत करवा के वो फिर जनाब उसकी वो जो उसका जो रिकॉर्ड है ना वो अपने पास लिखेगा, ठीक है जी। और ये फिर उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेगा। ये सारी चीज़ लिखी हुई है सेक्शन 154 के अंदर, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, और यही एफआईआर है भाई। अब यहां से इतने से तो हमारा काम नहीं चलेगा ना पेपर के अंदर, ठीक है। मैं आप लोगों को वैसे समझा भी रहा हूं आपके यानी कि कॉन्सेप्ट के लिए भी ये चीज़ है, और साथ में ये आपको जो बताने का मकसद भी यही है इस वीडियो का, ताकि अगर ये पेपर में सवाल आता है एफआईआर का तो इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है। अब इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा यार। सेक्शन 154 ये 5-6 लाइनें लिखेंगे बस, फिर क्या करेंगे। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। हम अब इसको मज़ीद आसान करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। चलेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है एफआईआर का। यार सबसे पहले तो यह है कि इंफॉर्मेशन देना, किसके बारे में, जुर्म के होने के बारे में। कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी एक जुर्म हुआ उसकी जाके आपने इंफॉर्मेशन देनी है, जाके पुलिस वाले को बताना है कि यार वो मिकी माउस ने जनाब डोरेमोन का कत्ल कर दिया है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसको लिखा जाएगा, लिखने के बाद आपसे साइन करवाना, ये इसका मकसद है। दूसरा ये कि उस इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखना है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है। देखो पुलिस वाले बेचारे बड़े बिजी रहते हैं, वो खुद से कुछ चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, तो आपने उसके इनको बताना है कि हेलो एसओचओ साहब, वो यार मिकी माउस ने जो है ना डोरेमोन का कत्ल कर दिया है, और आप बराए मेहरबानी अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। या आप ये बताएंगे भाईजान वो जो है ना मेरे घर में डकैती हुई है रात को, यानी कि इतनी चोरी हुई है, मेहरबानी करके इन्वेस्टिगेशन करें और जिन्होंने चोरी की है उनको पकड़ें, जिन्होंने डकैती की है, ठीक है जी। और उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद वो जो है ना पुलिस वाला फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, वो फिर जाके मजिस्ट्रेट को बताएगा, यानी अदालत को बताएगा कि भाई ये मामला है। ठीक हो गया जी। तो ये पर्पज़ और ऑब्जेक्ट है एफआईआर का। अब हम देखते हैं कि हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो एक जुर्म की देते हैं, और उस जुर्म को हम कहते हैं कॉग्निजेबल यानी ऑफेंस। तो ये कॉग्निजेबल केसेस या नॉन कॉग्निजेबल जुर्म क्या होते हैं। देखें यार, कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है ना उसको वैसे उर्दू में बोलते हैं काबिल दस्त अंदाजी, यानी ऐसा जुर्म जिसके अंदर आप हाथ डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो जुर्म होता है जिस जुर्म के अंदर पुलिस के पास ये पूरी अथॉरिटी होती है, इख्तियार होती है कि वो किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकती है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, बगैर वारंट के। अब वारंट क्या है, ये एक किस्म की इजाज़त है अदालत से, ठीक है। यानी ऐसा जुर्म जिसके अंदर पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो बगैर वारंट के बंदे को अरेस्ट कर ले, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस। हमने जो पीछे सेक्शन 154 के अंदर डेफिनेशन पढ़ी है उसमें यह है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी एफआईआर में जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी वो जुर्म जिसके अंदर पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो बंदे को अरेस्ट कर सकता है बगैर वारंट के, बगैर इजाजत के। अच्छा, अब अभी भी समझ नहीं आया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, तो मैं इसको मजीद आसान कर देता हूं। यार वो जुर्म जो बहुत ही सख्त होता है, ठीक है ना, बहुत एक है ना सीरियस नोयत का है, यानी बहुत ही खतरनाक किस्म का जुर्म, जैसे मर्डर हो गया, किसी का रेप वगैरह हो गया, डकैती हो गई, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी वो जो बड़े सीरियस नहीं होते, छोटे से जुर्म होते हैं, यानी किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी के खिलाफ पोस्ट लगा दी, हाँ जी, किसी ने कहा कि तू यार ये बंदा जो है ना ये झूठा बंदा है, मतलब इस तरह के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ठीक है, सीरियस नोयत का। तो उसमें फिर आपको ना वारंट की ज़रूरत होती है। उसमें पुलिस ये नहीं होती कि अच्छा एक बंदे ने किसी को गाली दी, पुलिस को आपने रिपोर्ट बताया और पुलिस जनाब आपको पकड़ के ले जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसको उस मामले में अगर आप पुलिस ने आपको अरेस्ट करना है तो आपको वारंट लेगी, इजाज़त लेगी अदालत से, ठीक है जी। अब हमें मजीद कैसे पता चलेगा कि भाई ये कौन सा कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। तो भाई घबराए मत, ये जो सीआरपीसी है ना, इसकी जो किताब है आप इसको उठाएंगे तो इसके लास्ट में ना एक शेड्यूल्स दिए गए हैं 5, उसमें है सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड शेड्यूल के अंदर वो पूरी इन्होंने एक लिस्ट दी है कि कौन से केसेस हैं जिनके अंदर वारंट चाहिए और कौन से केसेस हैं जिनके अंदर बगैर वारंट के आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो एक तो वो देख लो, उसमें से आपको हर चीज़ यानी कि वाज़ेह हो जाएगी। ठीक हो गया जी। सो पहली चीज़ क्लियर हो गई,
मैं कह रहा था ना, कौन सा जुर्म, कौन से जुर्म की इंफॉर्मेशन देनी है यार? कोग्निजेबल, काबिल दस्त अंदाजी जुर्म, यानी वो जुर्म जिसके अंदर पुलिस के पास ये पूरा इख्तियार है कि वो बगैर वारंट के बंदे को गिरफ्तार करे। यानी सीरियस नौयत का कोई जुर्म, डकैती, मर्डर, रेप, ये वगैरह, समझ गए ना? ये नॉन कोग्निजेबल नहीं। नॉन कोग्निजेबल में तो सिंपल आप ना जो है ना एक कंप्लेंट फायर करते हैं, वो एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर सिर्फ और सिर्फ कोग्निजेबल ऑफेंस के अंदर होती है। ऐसा जुर्म जो सख्त सीरियस नौयत का हो, वो जुर्म जिसके अंदर पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो आपको अरेस्ट करे विदाउट अ वारंट, विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट यानी अदालत। अच्छा जी, अब एफआईआर को रिकॉर्ड करने के क्या तरीके हैं भाई? दो तरीके हैं। एक ओरल इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, बंदे को देते हैं, मतलब ओरली बता रहे होते हैं, ठीक है। आप एसएचओ को कहे कि यार वो जो है ना, मैं सुबह उठा तो मैंने क्या देखा कि बाहर हमारे जनाब ये ना इचरा के अंदर ना वो जो मिकी माउस है ना, वो जनाब उसने ना डोरीमोन को कत्ल किया। भाई किस बात पे? वो यार नान चनों के ऊपर इनका झगड़ा हो गया, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो वो मैंने उसने मार दिया, ठीक है जी। तो अब ये इन्फॉर्मेशन आप उसको ज़बानी बता रहे हैं, तो एसएचओ उसको लिखेगा। या तो अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, और तो आप खुद उसको ना अपने हाथ से लिख के उनको तहरीरी दे सकते हैं, वो फिर उसका छापा मार देते हैं, ठीक है जी। अगर आप ओरली इन्फॉर्मेशन देंगे तो एसएचओ साहब जो है ना, जो इंचार्ज हैं उस थाने के, वो क्या करेंगे, एक तो राइटिंग के अंदर उसको यानी कि लिख लेंगे, मतलब ठीक है, और उसके बाद लिखने के बाद वो आपको पढ़ के सुनाएंगे, और उसके बाद फिर आप जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी है ना उसके सिग्नेचर होंगे, और उसके बाद वो उसका जनाब रिकॉर्ड प्रिस्क्राइब करके उनके पास एक बुक होती है, जर्नल डायरी होती है, वहां पे मेंशन करेगा। और अगर आपने ओरली नहीं रिटन दिया है, तो रिटन है तो वो उसको देख के उनके पास एक प्रोफार्मा होता है, उसके अंदर वही इंफॉर्मेशन दोबारा लिख के आपसे साइन करवा के और जनाब आपको पढ़ के भी सुनाएगा, और उसके बाद उसका भी रिकॉर्ड मेंशन करेगा, ठीक है जी। ये दो हो गए। अच्छा, फिर यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए यार, ये जो एसएचओ है ना, ये जो पुलिस में जो भी ऑफिसर है जिसके पास ये एफआईआर जिसने दर्ज करनी है आपके लिखनी है, ये इसकी ड्यूटी है, ये बाउंड है कि वो आपका क्रिमिनल केस जो है ना, जैसे इंफॉर्मेशन मिले और वो कौन सा जुर्म, कोग्निजेबल ऑफेंस, उसकी इंफॉर्मेशन लिखे, ठीक है जी। चाहे आपने उसको वर्बली बताया या रिटन में बताया, लेकिन वो लिखेगा इंफॉर्मेशन, और उसके बाद वो जो स्टेशन की जनरल डायरी है ना, बुक है जिसमें रिकॉर्ड लिखना होता है, वो उसमें लिखेगा कि हाँ भाई आज मुझे एफआईआर मौसूल हुई है। उसके बाद ये है कि वो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। हाँ, अगर एसएचओ को ये पता चले कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है ये झूठी है, इसके अंदर इतना वजन नहीं है, तो वो फिर जनाब इस केस को ड्रॉप भी कर सकता है सेक्शन 157(2)B के तहत, ठीक है जी। और इस केस को लेके चलना है कि नहीं चलना, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोग ने झूठी आके इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, झूठी एफआईआर कटवाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक ये भी है कि अगर आप समझते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन जुटी है, तो फिर आपने अदालत को बताना है, मजिस्ट्रेट को बताना है, रिपोर्ट जमा करानी है कि जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उस इलाके का। उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट देखेगा, अगर समझेगा कि एसएचओ ने जो मुझे बात बताई है वो सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको कहेगा कि नहीं यार दोबारा से इन्वेस्टिगेट करो, शायद कुछ चीज़ें रह गई हों, अगर आप समझते हो कि ये झूठा मामला है तो दोबारा एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन कर लो। तो वो एसएचओ, वो जो मजिस्ट्रेट है वो एसएचओ को पुलिस को कह सकता है, अदरवाइज कोई उसको ड्रॉप करवा देगा। ठीक हो गया जी। ये ज़रा एक दो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा डालनी है, लेकिन इसके अंदर मुद्दा ये था कि भाई इंफॉर्मेशन आई, चाहे आपने ज़बानी बताई, वर्बली या रिटन में दे दी, दोनों सूरतों में उसको रिटन में लाया जाएगा, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर लिए जाएंगे, यानी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है एफआईआर के जुर्म के बारे में, और साथ में फिर पढ़ के भी सुनाएगा, और फिर उसका वो रिकॉर्ड अपनी जनरल डायरी में रखेगा, और फिर उसकी एक एक कॉपी जो है ना वो मुतलका डिपार्टमेंट को भेजेगा। एक तो एसपी को भेजता है इसको, उसके बाद जो है ना दूसरे उसके बाद हम उसको भेजेगा, इसके अलावा मजिस्ट्रेट को भी भेजते हैं, आईजी ऑफिस को भी भेजते हैं, ये मुतलका लोगों को वो सारी चीज़ें भेज देते हैं कि भाई ये हमें आज रिपोर्ट मिली है, आज हमारे यहाँ इलाके में ये जुर्म हुआ है, तो वो सबकी एक एक कॉपी वहाँ पे भी भेज देते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम देखेंगे कि यार ये एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है, किसके पास इख्तियार है। यार देखें भाई, ये पहली बात तो ये देखें, एनीवन कोई भी बंदा जिसको ये पता है कि भाई ये कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, यानी ये जो मर्डर का मामला हुआ है, आपने किसी का मर्डर हो रहा है और आपने देखा है अपनी आंखों से, आपको पता है कि ये जुर्म हुआ है और ये जुर्म भी कोग्निजेबल है, तो वो बंदा एफआईआर दर्ज करवा सकता है, पुलिस के पास जाके उनको बता सकता है कि सर जी ये मामला हुआ है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो विक्टिम है वही जाके एफआईआर कटवाए,
यानी देखो आपके पड़ोसी के घर के अंदर डकैती हुई है तो आप जाके एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप खुद विक्टिम हो। ओके हो गया जी। और इवन कि अगर पुलिस ऑफिसर को खुद से पता चलता है, कुछ पुलिस ऑफिसर बड़े अच्छे भी होते हैं यार, ठीक है ना, अगर उसको खुद से पता चल जाता है कि यार मेरे इलाके में फलां घर में डकैती हुई है और अभी तक एफआईआर नहीं है, तो वो भी खुद भी एफआईआर कर सकता है, काट सकता है, ठीक है जी। लेकिन शर्त कौन सा है, जुर्म कौन सा हो, कोग्निजेबल हो। इसको मजीद आसान करें कि एक तो ये है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है, आप भी विक्टिम हो, आपके घर डकैती तो आप दर्ज करवाओ, या आपको पता है कि ये जुर्म हुआ था तो आप भी दर्ज करवा सकते हो, या अगर आपने आंखों से देखा है जुर्म को होते हुए तो आप तब भी आप जो है ना एफआईआर जो है ना इंफॉर्मेशन दे सकते हो। नहीं तो पुलिस वाले को अगर पता चल गई है तो पुलिस वाला खुद जनाब वो ना एफआईआर दर्ज कर सकता है। अच्छा जी, पुलिस बाज़ औक़ात आप एफआईआर देते हैं, उसके बाद भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, तो उसके क्या ये कब होगा, ये तब होगा जब केस सीरियस नोयत का ना हो। मतलब आपको बताएगा कि कोग्निजेबल जुर्म है, लेकिन जब पता क्या तो यार ये तो नॉन कोग्निजेबल है, ये तो सीरियस नोयत का जुर्म ही नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि आपने समझता है कि यार यहाँ पे इतने इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ इतने ग्राउंड्स ही नहीं है, कोई ऐसी मामले नहीं है कि इसके ऊपर इतनी इन्वेस्टिगेशन की जाए। या दूसरा ये है कि आप अगर समझते हैं कि यार इससे ज़्यादा जो सख्त सीरियस किस्म के जो ऑफेंसेज हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे जो वसाइल हैं वो ज़ाया होंगे, तो इन दो तीन मामला के अंदर पुलिस जो है ना मामले के ऊपर या कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। लेकिन जो भी होगा वो सारा रिकॉर्ड में आपको बताएंगे, कहेंगे यार हम ये मामला इसलिए इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे क्योंकि इसके अंदर इतनी जान नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन झूठ है, या इसके अंदर कोई इतना बात नहीं है, तो बच्चों वाले मामले हैं, झगड़े हैं यार, ये तुम क्या ऐसे लेके आए हो, ठीक है जी। और ये लिखा हुआ है सेक्शन 157 के अंदर। ओके हो गया जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये एफआईआर कब रिकॉर्डेड होती है। ये तब रिकॉर्डेड होती है जब एसएचओ डिटरमाइंड करेगा कि हाँ यार ये वाकई जुर्म हुआ है, कमीशन ऑफ कोग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है जी। और ये जो जुर्म होना हुआ है ये एसएचओ जनाब खुद से डिटरमाइन करेगा, वो देखेगा कि हाँ यार वाकई ये जुर्म हुआ है, तो फिर जनाब उसके बाद वो क्या करेगा, अपना विजडम यूज़ करेगा और एफआईआर दर्ज करेगा। वैसे आम हालात में ना पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते, ये मैं आपको बता दूं, ये टोपी ड्रामा करते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर आप एफआईआर ज़्यादा दर्ज करोगे ना तो इसका मतलब है कि आपके थाने के हदूद में ज़्यादा जराइम हो रहे, तो जो रिपोर्ट बनेगी उसमें ये होगा कि आपके इलाके में ज़्यादा जुर्म हो रहा है, और आप क्या कर रहे हो, हाँ जी आप यहाँ आम खाने आए हो, आप क्यों नहीं जनाब ये लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे, ठीक है। तो ये अपना ना रिकॉर्ड अच्छा बताने के लिए एफआईआर दर्ज ही नहीं करते, एफआईआर से पहले ही मामले को रफा दफा करवा देते। अच्छा जी, अब इसका ये सारी प्रोसीजर तो मैंने बताया, लेकिन इसको हम दोबारा एक अगर हम इसको समरी करें उसकी ये है, पहली बात ये कि इन्फॉर्मेशन मिल गई कोग्निशन ऑफेंस की, ओरली मिले या रिटर्न में मिले, आपने पुलिस को बताना है, पुलिस लिखेगी, लिखने के बाद वो आपको बताएगी, पढ़ के सुनाएगी, फिर आपसे दस्तखत करवाएगी, ठीक है। और जब इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है तो वो उसके बाद मामला जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। और ये भी होता है कि आपने मेक श्योर करना है और वेरीफाई करना है ने जो आपने इन्फॉर्मेशन बताई वही उसने लिखी है पुलिस वाले ने एफआईआर के अंदर। बाज़ औक़ात वो टोपी ड्रामा करके कुछ ऊपर नीचे लिख लेते हैं, तो ये आपने मेक श्योर करना है, पढ़ना है, उसको समझना है और वेरीफाई करना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप साइन नहीं कर सकते, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर थंब इंप्रेशन या अंगूठा लगा सकते हैं लेफ्ट आप अपना, ठीक है। जो उसके बाद एफआईआर की कॉपी उनसे ज़रूर लेनी है, हाँ ये याद रखना, उनकी कॉपी ज़रूर अपने पास होनी चाहिए और ये आपका राइट है, और उसके बदले में आप उनको कोई पैसे नहीं देने, ये फ्री ऑफ कास्ट आपको एफआईआर की कॉपी वो पुलिस वाला देगा। अब इसके एसेंशियल्स क्या हैं, एफआईआर है जो लिखी जाती है, इसके अंदर मतलब इसके बुनियादी जुज क्या हैं भाई। एक तो एफआईआर के अंदर नंबर होता है, नंबर ऑफ एफआईआर, उसके बाद पुलिस स्टेशन का नाम लिखना चाहिए कि किस पुलिस स्टेशन के अंदर आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर दर्ज करवा रहे हैं, और टाइम ऑफ द अकरेंस, यानी किस टाइम ये जुर्म हुआ था। यानी समझे कि पीछे 21 अक्टूबर को सुबह 9 बजे मिकी माउस ने डोरेमोन का कत्ल किया, तो वो आप टाइम ऑफ अकरेंस बताएंगे। और दूसरा नेम ऑफ इंफॉर्मेंट, जिसने बताया, यानी पिंक पैंथर ने बताया था, पिंक पैंथर ने देखा कि मिकी माउस ने ना डोरेमोन का कत्ल किया है, या वो या डोरेमोन का कोई बेटा भी आके बता सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा ये कि वो जो जुर्म हुआ है ना उसका सेक्शन जरूर लिखना होता है एफआईआर के अंदर कि भाई ये फलां जुर्म की हम जो है ना एफआईआर कटवा रहे हैं। और दूसरा ये है कि डायरेक्शन ऑफ द प्लेस ऑफ द अकरेंस, किस डायरेक्शन में ये जुर्म हुआ था, यानी थाना जो है ना वो जनाब सेंटर में मौजूद है, तो थाने की यानी कि ईस्ट वाली साइड पे है, साउथ में है, नॉर्थ में है, कहाँ पे हुआ है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि आपने अक्यूज्ड का नाम भी लिखना है अगर आपको पता है, ठीक है, मतलब लिखना है कि मिकी माउस ही इज द अक्यूज्ड, इसको मैंने देखा है कत्ल करते हुए। अगर नहीं पता
पता तो आप फिर लिखेंगे नामालूम अफराद। हाँ जी, ये बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ। तो FIR में क्या होता है, एक बंदे ने जुर्म किया होता है, साथ में उसके पूरे खानदान को ना पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए, बदनाम करने के लिए लिखे होते हैं, और नामालूम अफराद, उसमें मतलब पूरा गाँव का गाँव ही आ जाता है। और दूसरा ये कि उस बॉडी FIR की पूरी बॉडी। इसके अंदर मजीद क्या चीज़ें अगर हम इसके क्या मेंशन है, यानी अपना नाम बताना है, एड्रेस बताना है, डेट टाइम लोकेशन बताना है, ठीक है, फैक्ट्स बताने हैं, और डिस्क्रिप्शन देनी है जो इन्वॉल्व है उस इंसिडेंट के अंदर, ठीक है, और अपने एड्रेस वगैरह भी सारा कुछ बताना है। अच्छा भाई, ये होती है FIR। ये आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ना, ये उर्दू के अंदर लिखा हुआ ये इस तरह की, ये है FIR, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड FIR, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन आपको ये नज़र नहीं आ रही, मुझे पता है, मुझे भी नज़र नहीं आ रही इतनी। तो भाई इसको मैंने ना दो हिस्सों में डिवाइड किया, इसको क्रॉप किया। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा वो ये आपके सामने आ गया। अब यार ये FIR है भाई, अब इसको मैं आपको थोड़ा बताता हूँ ये क्या चीज़ है। यार देखो, ये है पुलिस फॉर्म नंबर 24। इसके नीचे लिखा हुआ इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट, यानी दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। निस्बत जुर्म काबिल दस्त अंदाजी। काबिल दस्त अंदाजी यानी कौन सा जुर्म, बताएं। कोगनाइजेबल ऑफेंस, वो जुर्म जिसके अंदर पुलिस विदाउट वारंट क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। और दूसरा ये है कि पुलिस रिपोर्ट शुदा ज़ेरे दफा, कौन सा सेक्शन है जनाब, 154, मुजमा ज़ाब्ता फौजदारी यानी CRPC, ठीक है जी। उसके बाद ये सीरियल नंबर आपने लिखना है FIR का। उसके बाद ई-टैग नंबर होता है, ई-टैग यानी इलेक्ट्रॉनिक एक नंबर होता है, यानी आप ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं। ज़िला लिखना होता है, थाना लिखना होता है, और दूसरा यहाँ पे ना कोने पे टाइम ऑफ अकरेंस, यानी कि जो जुर्म होता है ना उस जुर्म का टाइम भी लिखना होता है। अब जनाब FIR के होते हैं 6 कॉलम। ये एक जनरल नॉलेज का सवाल भी होता है, अक्सर पूछा जाता है कि कितने कॉलम्स होते हैं। तो यार 6 कॉलम्स होते हैं। पहला जो कॉलम है ये मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है एरो का, इसमें लिखा हुआ तारीख व वक्त व रिपोर्ट, यानी जिस टाइम और जिस तारीख के ऊपर आपने वो FIR रिपोर्ट करवाई वो आपने मेंशन करना है। दूसरा है जो कॉलम वो है नाम व सकूत इतला दिहंदा मुस्तगीज़, ठीक है। इसका मतलब है बंदे का नाम बताना और लिखना होगा, जो आपको इतला दे रहा है उसकी रिहाइश यानी सकूत इतला देनी है, जो मुस्तगीज़ है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यानी देखो पिंक पैंथर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि मिकी माउस ने डोरेमोन का कत्ल किया है, तो यहाँ पे सामने में वहाँ पे ना ये अपना पिंक पैंथर का नाम लिखा जाएगा, उसकी एड्रेस लिखी जाएगी, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका फ़ोन नंबर। यहाँ पे जैसे मोहम्मद रियाज वालिद गुलाम कादर, पता ये सारा गुंडाखा नौशहरा ज़िला गुजरांवाला, और शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर। उसके बाद है तीसरा जो कॉलम है उसके अंदर है मुख्तसर कैफियत जुर्म मा दफ़ा माल अगरचे खो गया है, यानी जो जुर्म हुआ है वो आपने लिखना है, और साथ में ये भी लिखना है अगर कोई चीज़ आपकी उसके अंदर खो गई है, इस जुर्म के अंदर अगर डकैती हुई थी तो वो भी सारी आपने लिखनी है। अब यहाँ इसके सामने लिखा हुआ है 365B ते पे। अब ये ते पे क्या है, ते पे है ताज़ीरात पाकिस्तान, ठीक है। इसका मतलब है PPC, पाकिस्तान पीनल कोड। उसके अंदर जुर्म लिखे होते हैं ना, उनकी सजाएं लिखी होती हैं, तो वो सेक्शन आपने लिखना है जो जुर्म यहाँ पे हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद है कॉलम 4 जाए वकवा फासला थाना और सिमत, यानी जहाँ पे जुर्म हुआ है और वो जो जुर्म जिस जगह पे हुआ वो किस डायरेक्शन में है थाने के, और थाने से कितना दूर है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बेहद रकबा नहर के बाज़ाब्ता करीब 10 मील जाने मगरब अस थाना, यानी थाने की मगरब वाली साइड के ऊपर, और ये 10 मील के ऊपर 10 मील दूर है, ठीक है जी। उसके बाद है 5वां कॉलम, वो है कार्रवाई मुतलका तफ्तीश अगर इतला दर्ज करने में कुछ तौक़ुफ़ हुआ हो तो उसकी वजह बयान की जावे, यानी अगर FIR आपकी लेट कटी है तो उसकी वजह आपने बतानी है, सामने लिखनी है। तो यहाँ पे लिखा होता है आमतौर पे हस्ब आमद तहरीर दरखास्त मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ, यानी भाई जैसे बंदा आया हमने तभी किया, यानी जैसे वो हमारे पास आया तभी हमने दर्ज कर लिया, हमने कोई यानी कि लेट नहीं किया। उसके बाद 6ठा कॉलम जो ऊपर लिखा हुआ है थाना से रवानगी की तारीख व वक्त, यानी कि पुलिस ने आपकी रिपोर्ट लिख ली FIR, उसके बाद वो थाने से रवाना हो गई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो भी टाइम आपने लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद ये नीचे हुए दस्तखत अमानुल्लाह, नाम लिखना है, वो कौन होगा, पुलिस ऑफिसर होगा, उसका बेल्ट नंबर लिखना होगा, उसके बाद ओहदा है, ओहदा होगा HC का मतलब होता है हेड कांस्टेबल, ठीक है जी, और उसका टेलीफोन नंबर। उसका फिर जो दूसरा हिस्सा है ना, जो एक्चुअली वो है एक ही कॉपी, मैंने इसको यूँ क्रॉप किया है ताकि नजर आए हमें।
तो उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है, नीचे आपने फिर जनाब वो सारी कहानी बतानी है कि बखदमत जनाब SHO साहब ये हो गया मेरे साथ फलां फलां फलां, और उसमें आखिर में आपने दस्तखत करने हैं, टाइम वगैरह सारा कुछ, और वो जिस पुलिस वाले ऑफिसर ने या हेड कांस्टेबल ने आपकी जो दरखास्त FIR काटी है लिखी है उसका नाम वगैरह। तो भाई ये भी एक आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया है ताकि आपके जहन में रहे कि यार ये होती है भाईजान FIR, ये इस तरह की FIR होती है, ये देख लें भाईजान, देख लें, ये देख लें, ये इस तरह उर्दू में लिखी जाती है। ओके जी। इंग्लिश में भी कुछ केसेस में लिखी जाती है, जो बड़े बड़े केसेस होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के ना, तो वहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी जाती है। अच्छा जी, क्या अब सेकंड FIR का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये सेकंड FIR का मामला क्या है, यानी एक ही जुर्म की 2 FIR हो सकती हैं अलग अलग। यानी मिकी माउस ने डोरेमोन का कत्ल किया, अब पिंक पैंथर ने एक FIR कटवाई, एक और किसी बंदे ने कटवाई, एक ही जुर्म की 2 FIR। तो यार माजी में तो होता था इस तरह, लेकिन अब नहीं होता। असल में 2018 में ना हमारे एक उस वक्त जो अपना साबिक चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने अपने एक फैसले के अंदर 7 रुकनी बेंच था, ठीक है, यानी कि लार्जर बेंच था, उन्होंने सुगरा बीबी वर्सेस स्टेट मुकदमे के अंदर ये फैसला दे दिया कि भाईजान एक ही FIR दर्ज होगी, ठीक है, एक ही इंसिडेंट की ना वो जनाब 2 मरतबा FIR नहीं होगी, एक ही दफ़ा होगी। हालांकि उससे पहले 2 FIR भी दर्ज होती थी, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ना, आपने अपना वर्जन तो दे दिया FIR में कि जी वो ने मेरे घर में डकैती हुई, क्या पता आपने खुद डकैती की हो, तो दूसरे बंदे का भी तो वर्जन जाना चाहिए ना। तो उसके लिए 2 FIR, बल्कि 3 FIR, 2 FIR यानी सेकंड IR, SIR, TIR, थर्ड, इस तरह होता था। लेकिन उसके बाद ये बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी 2018 के अंदर, 7 रुकनी बेंच था, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने सुगरा बीबी वर्सेस स्टेट के अंदर ये कह दिया कि भाई आज के बाद 2 FIR नहीं होंगी, एक ही जुर्म की, एक ही इंसिडेंट की एक ही FIR कटी जाएगी। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ये FIR की कुछ क्लासेस भी होती हैं। देखें, आपने पुलिस को बताया कोग्निजेबल जुर्म हुआ है, उसके बाद पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो पुलिस क्या करती है, अपनी एक रिपोर्ट जमा कराती है अदालत को। तो उसके बाद फिर जनाब ये देखा जाता है कि ये FIR कौन सी कैटेगरी में आती है। सो बुनियादी तौर पे 3 क्लासेस हैं, A क्लास, B क्लास और C क्लास। ये ज़रा देख लेते हैं थोड़ा सा। A क्लास FIR वो होती है जिसके अंदर अक्यूज, यानी कि FIR बिल्कुल सही है, वाकई एक मतलब ये जुर्म हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है, लेकिन उसके अंदर वो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो बंदा मिल नहीं रहा, वो गायब हो चुका है, वो रूपोश हो चुका है, यानी मिकी माउस मिल नहीं रहा हमें भाई। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप मजिस्ट्रेट को जाके ना वो ये एक रिपोर्ट जमा करेंगे पुलिस वाले। तो मजिस्ट्रेट यानी अदालत उसको कहेगी अच्छा यार जब तक वो बंदा मिलता नहीं है और जब तक मिकी माउस अरेस्ट नहीं होता तब तक इस केस को ज़रा साइड पे कर दो। ठीक है जी। उसके बाद है B क्लास FIR। इस यार वो FIR जो हो ही झूठी, मतलब पुलिस को आपने सारा झूठ बताया, टोपी ड्रामा पहनाया ये वगैरह, और उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ मिला ही नहीं, सारा झूठ था। तो उसमें फिर आपने अदालत को बताना है, यानी मजिस्ट्रेट को बताना है कि हुजूर अल्लाह हमारे साथ तो 2 हाथ हो गए, बंदे ने सारा झूठ बताया हमें, हमने इन्वेस्टिगेशन की है तो उसमें ये सारी झूठी FIR इसने हमें दर्ज करवाई है। तो उसके बाद मजिस्ट्रेट उनको कहेगी कि पकड़ो उस बंदे को जिसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, और PPC का सेक्शन है 182, उसके तहत उनके खिलाफ फिर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके बाद C क्लास FIR, यानी वो FIR एक्चुअली हो, वैसे तो FIR कोग्निजेबल ऑफेंस के अंदर की जाती है ना, लेकिन बाज़ औक़ात पता है क्या, लोगों को पता नहीं होता, वो समझते हैं कि यार बड़ा मेरे साथ ज्यादती हो गई है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला यार ये तो छोटा बच्चों वाला मामला था, यानी कि वो गाली गलूच का मामला था, उसके ऊपर उसने FIR कटवा दी। तो फिर इस मामले में क्या होगा कि पुलिस जो है ना वो रिपोर्ट जमा करेगी अदालत को, मजिस्ट्रेट को, फिर मजिस्ट्रेट उनको कहेगा कि अच्छा यार आप ना अब इसके ऊपर ना FIR वाले मामले के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन ना करें, अब इसके ऊपर वैसे जो है ना सेक्शन 155 के तहत ना कार्रवाई शुरू करें। अब सेक्शन 155 एक्चुअली उन जुर्म के बारे में बताता है जो नॉन कोग्निजेबल होते हैं, यानी वो जुर्म जिसके अंदर पुलिस के पास इख्तियार नहीं है अरेस्ट करने का, उसे अदालत, मजिस्ट्रेट या अदालत से जो है ना इजाज़त लेनी पड़ती है। ठीक है। सो बाज़ औक़ात FIR में ये भी हो जाता है, बताया जाता है कि कोग्निजेबल जुर्म था, ये हुआ वो हुआ, पता जब इन्वेस्टिगेशन पता चलती है तो यार सिविल नेचर का छोटा सा मामूली सा बच्चों वाला झगड़ा था। तो फिर अदालत जो है ना FIR जो पुलिस है ना वो उसको सेक्शन 155 के तहत उसको लेके चलेगी, उसको 154 के तहत आगे डील नहीं करेगी। तो ये होती है C क्लास FIR। अब रेमेडीज क्या है यार, ये आजकल पुलिस वाले बड़े डैश बंदे हैं, ये आपके FIR नहीं काट रहे, आप गरीब बंदे हैं, मिस्कीन, आप क्या करेंगे।
सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि यहाँ पे ना जो एसपी पुलिस है, सुप्रीडेंट, आपने उसको पहले बताना है, कंप्लेंट करनी है कि भाई आपका एसएचओ मेरी ना का ये दरखास्त नहीं काट रहा। आजकल तो एसपी कंप्लेंट के नाम से ये एक बनाया भी गया है इदारा, ठीक है ना। ये आप ऑनलाइन वगैरह इनके नंबर आपको मिल जाएंगे, जो है ना पंजाब पुलिस की जो वेबसाइट है वहाँ पे देख सकते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि हुजूर फलां थाने का फलां बंदा एसएचओ ना मेरी एफआईआर नहीं काट रहा, ठीक है। एक तो ये कर सकते हैं, पहला रास्ता ये है। अगर ये भी मामला नहीं होता, उसके बाद फिर आपने चले जाना है मैजिस्ट्रेट के पास, यानी अदालत के पास, जो एडिशनल सेशन जज होता है, जिसको जस्टिस ऑफ पीस भी कहा जाता है। उसको जनाब सेक्शन 20A और 20B के तहत, ठीक है ना, तो आप जनाब वो ना दरख्वास्त दे सकते हैं कि हुजूर ये एसएचओ को हुक्मनामा दें, पुलिस वाले को कुछ हिदायत दें कि मेरी एफआईआर काटे। तो फिर वो जो मैजिस्ट्रेट है, यानी जो जस्टिस ऑफ पीस है, जो अदालत है, वो सेक्शन 22A 22B के तहत हुक्म देगी। अच्छा जी, चले माना कि यार उसने भी आपकी बात नहीं मानी, तो फिर क्या करेंगे भाई? फिर आपके पास ये होगा, आप हाई कोर्ट चले जाएंगे, ठीक है। हाई कोर्ट में जाके आपने एक रिट पिटीशन फाइल करनी है सेक्शन आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, ठीक है जी। आप हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच का एक जज की अदालत थी, वहां पे गए, लेकिन उसने भी आपकी दाद रसी नहीं की। तो फिर क्या होगा? फिर जब आपने फाइल करनी है इंट्रा कोर्ट अपील, यानी हाई कोर्ट के अंदर ही करेंगे लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील। उसमें यह होता है कि पहले एक जज ने सुना था ना हाई कोर्ट के अंदर, अब ये होगा कि एक जज से 2 जजेस का बेंच बनेगा, यानी 2 जजेस मिलकर ये आपका मामला देखेंगे, ठीक है। तो वो जनाब फिर आपको सुनेंगे। इसको हम बोलते हैं इंट्रा कोर्ट अपील, यानी उसी अदालत के अंदर फिर आपने अपील दायर करनी है, लेकिन बड़े बेंच के सामने। पहले एक बेंच था, सिंगल बेंच, एक जज सुन रहा था आपकी एफआईआर का मामला। फिर अगर उसने भी आपको रिजेक्ट किया तो फिर आपने 2 जजेस के पास चला जाना है, जिसको हम इंट्रा कोर्ट अपील बोलते हैं, लेकिन होता वही हाई कोर्ट का अंदर। लेकिन अगर उसके बाद, यहां तक तो लोगों के मामला जा चुके हैं, प्रैक्टिकली तौर पे दोस्त बताते हैं, हमें पता चलता है। लेकिन अगर यहां पे भी मामला नहीं होता तो फिर लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर वहां पे भी मामला नहीं होगा तो फिर एक ही अदालत है, वो है मेरे मौला की अदालत, वहां भी आपका ये मामला सेटल हो जाएगा, ठीक है जी। अब कौन सी चीजें जो आपने नहीं करनी एफआईआर के वक्त? भाई एक तो कभी भी झूठी कंप्लेंट नहीं दर्ज करानी, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी। अगर दी तो आपको सेक्शन 182 के तहत आपके ही खिलाफ ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दूसरा है कि जो फैक्ट्स हैं उनको ज़्यादा एग्जरेट नहीं करना, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करना। दूसरा ये है कि कोई भी मुबहम और अनक्लियर स्टेटमेंट नहीं देनी, ठीक है। कोई शेर व शायरी नहीं करनी, सीधी सीधी बात बतानी है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि अगर आप अपनी एफआईआर के ऊपर आप साइन नहीं करते, आपने एफआईआर दर्ज कराई वो साइन नहीं करते, तो जनाब सेक्शन 180 के तहत आपको फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे पुलिस वाले, ठीक है जी। और अगर कोई बंदा गलत जो है ना इल्ज़ाम लगाता है या बंदे को बदनाम करने के लिए एफआईआर कटवाता है, जो अक्सर यहाँ करते हैं, तो उसको 211 सेक्शन यानी पीपीसी के तहत फिर उसको पकड़ा जाएगा और उसकी फेंटी लगाई जाएगी। अच्छा जी, अभी इस रजिस्ट्रेशन जो होती है एफआईआर, इसके इफेक्ट्स क्या हैं? इसका मतलब क्या असरात हैं? या इसके असरात ये हैं, एक तो भाई एफआईआर का मतलब ये नहीं है कि ये कोई गिल्ट हो गया है, इट इज़ नॉट अजम्पशन ऑफ गिल्ट, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिस बंदे का ना आपने एफआईआर में नाम दिया वो जनाब मुजरिम हो गया, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरा ये कि ये कोई सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, एफआईआर कोई सबूत नहीं है, ठीक है, कि यार ये एफआईआर सबूत हो गई कि आपने जुर्म किया। ये तो आप एक जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना, कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस की। दूसरा ये कि एफआईआर चार्ज भी नहीं है। एफआईआर तो का मकसद सिर्फ ये है कि पुलिस वालों को जगाना है, उठाना है कि भाई जाओ और इन्वेस्टिगेशन करो। उसके बाद जब वो रिपोर्ट जमा करेंगे तब जाके चार्ज बनेगा, ठीक है जी। दूसरा ये कि इसका मकसद ये भी है कि वक्त टाइम के ऊपर रिकॉर्ड की जाए इन्फॉर्मेशन। अगर आप लेट एफआईआर दर्ज कराते हैं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो बेहतर यही है कि जब जुर्म हो उसी टाइम में आपने जाके आप इन्फॉर्मेशन दें। कुछ लोग हैं कुछ महीनों के बाद जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं तो फिर मामला बम हो जाता है, फिर अदालत भी आपको लिफ्ट नहीं कराती। दूसरा ये है कि भाई ये एफआईआर कोई प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बन जाता, ठीक है। इसमें तो जस्ट आपने एक इन्फॉर्मेशन देनी है इंसिडेंट की, कि ऑफेंस कौन सा, जुर्म कौन सा हुआ, किस इलाके में हुआ, किसके ऊपर इल्ज़ाम है, दैट्स इट। दूसरा ये कि भाई ये एफआईआर आपके जो एविडेंस हैं जब आप इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल करते हैं तो उसमें आपकी मदद करती है।
आपने देखना है कि अच्छा यार जो बंदा हमारे पास आया था उसका क्या वर्जन है, उसका एफआईआर में ये वर्जन है, अगला बंदा जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसका क्या वर्जन है, उसका भी वर्जन आपने सेक्शन 161 के तहत 161 के तहत देखना है, ठीक है, वो अपनी बात करेगा। तो ये आपकी एविडेंस में आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन ये कोई सबूत नहीं होती एफआईआर, ना ये सबूत है, ना ये कोई प्रोसिक्यूशन का केस है, ना ये किसी के ऊपर चार्ज है, ना ये कोई इसका मतलब है कि फलां बंदा मुजरिम है। ये तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है एंड दैट्स इट। इन्फॉर्मेशन में फिर आपके इल्ज़ाम लगा लेते हैं किसी के ऊपर कि फलां बंदे ने फलां बंदे को कत्ल किया, फलां के घर में फलां लोगों ने डकैती की एंड दैट्स इट। अब इसकी अहमियत क्या है भाई? एक तो ये इनिशियल रिकॉर्ड है, दूसरा ये कि इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद डालती है एफआईआर। हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन शुरुआत ही यहीं से होती है। पुलिस वालों को तभी पता चलता है, एफआईआर के बाद ही पुलिस वालों को आंख खुलती है कि हाँ अच्छा अच्छा जुर्म हुआ है, अच्छा अच्छा कत्ल हुआ है, अच्छा अच्छा डकैती हुई है, चले चले हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये कि इसकी एविडेंटरी थोड़ी बहुत वैल्यू है, अदालत में ये कहीं ना कहीं थोड़ा इस्तेमाल भी हो सकती है, लेकिन ये कोई 100% एविडेंस नहीं है। ये हाँ थोड़ी बहुत आपको डिटेल देगी विटनेस के बारे में, क्राइम के बारे में, सस्पेक्ट्स के बारे में। उसके बाद यानी पुलिस को ये थोड़ी मदद करती है एविडेंस कलेक्ट करने में। और दूसरा ये है कि एफआईआर भाई आपका राइट है, आपका राइट, विक्टिम का राइट है, विक्टिम की जिसके घर में डकैती हुई है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, ये उसका बुनियादी हक है कि यार वो अदालत को, पुलिस को आके बताए कि मेरे साथ जुर्म हुआ है, और फिर उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ तब भी मिलेगा जब पुलिस को बताएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर अदालत को बताएगी, फिर अदालत जनाब उसको इंसाफ देगी, ठीक है जी। सो ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट भी है। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो एफआईआर के बारे में। मैंने तफसील के साथ बताया आपको मैंने जितने भी इसके एफआईआर के जितने भी एंगल्स हैं ना वो सारे मैंने बताए हैं, और ये जनाब हर लिहाज से एक कंप्लीट वीडियो है। प्रैक्टिकली तौर पे भी आपको ये चीज़ें सारी यानी कि फील्ड में काम आएगी, और वैसे भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर देने हैं लॉ के, तब भी जनाब ये जो है ना वीडियो आपके काम आएगी। और इसके अलावा जो जुडिशरी के बच्चे हैं वो भी इसके ऊपर तैयारी, इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो यार नीचे कुछ ना कुछ लिख लिया करो, गुड या वेलकम या थैंक यू, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू।